नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ये जो विषय लेकर के आया हूँ ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को अगर आप देखोगे, इस वीडियो को आप देखोगे ना, जाहिर सी बात है आपका पूरा ग्रामर का टॉपिक कवर होगा। बच्चों, ये वीडियो ना आपको बहुत मदद देगा लास्ट मोमेंट पे, जब आप एग्जाम दे रहे होगे या अभी देने वाले होंगे। तो ये वीडियो ना आप ना बिना स्किप किए आप देखिएगा, आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि 14 अंक का प्रश्न है। व्याकरण विभाग में अगर देखा जाए तो 14 अंक का प्रश्न आता है एंटायर के लिए, और 8 अंक का आता है आपको कंपोजिट वालों के लिए। तो अगर इस चीज को देखेंगे तो उनका जो जो है विषय रिवीजन हो जाएगा, उनका पुनरावर्तन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, अगर वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि एक नया वीडियो जब आए तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वीडियो मिल सके, आपको वो विषय प्राप्त हो सके। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचानिए। पहला वाक्य है बच्चों, आम में मिठास है। हमें क्रिया छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों को ही लिखना है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के उपभेदों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आम में मिठास है, तो आम का गुण क्या है? उसका मिठास, उसका मीठापन। तो आम यहाँ क्या है बच्चों? संज्ञा। और मिठास क्या है? उसकी विशेषता। इसलिए आम संज्ञा है और मिठास विशेषण है। यह मेरी कलम है। तो यहाँ पर कलम क्या है? वस्तु है। वस्तु की तरफ क्या हो रहा है? निश्चय पूर्वक संकेत हो रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पर यह शब्द जो है सर्वनाम है। उसके उपभेदों को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आपको उसके उपभेदों को लिखने की जरूरत नहीं है। वे लोग मैदान में खड़े हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोग शब्द जो है ना संज्ञा है, और वे क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। जब भी बच्चों संज्ञा शब्द के पहले वे आता है, यानी सर्वनाम आता है, और सर्वनाम संज्ञा के पहले जुड़ करके जब विशेषण का कार्य करता है, विशेषता बतलाता है, तो ऐसे वाक्यों को या ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो वे जो शब्द है ना, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है। अगर यहाँ पर आपने वे का अगर लिख दिया सर्वनाम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वे के बाद हमेशा, ये ध्यान रखना, हमेशा सर्वनाम के बाद हमेशा संज्ञा ही होता है। तो जहां पे सर्वनाम के बाद संज्ञा लगे तो समझ जाइए ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा। निम्नलिखित अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर दो शब्द दिए रहते हैं, लिखना होता है एक, हमने दो यहाँ पे किए हैं। जैसे पहला शब्द है के उपरांत, और छोटा ही वाक्य लिखने की कोशिश करना। बड़े वाक्य जब लिखोगे ना तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आपका अंक जाएगा। जोखन खाने के उपरांत घूमता है, के उपरांत, ये संबंध सूचक अव्यय का वाक्य है, शब्द है। सामने वाक्य, लड़का सामने से आ गया है या आ रहा है। तो यहाँ पे सामने जो शब्द है स्थान का बोध करा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण का शब्द है। कहने का तात्पर्य क्या है? हमें अव्यय शब्दों का सही तरीके से उसका वाक्य बनाना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। कोई दो तीन सेंटेंस दिया रहेगा बच्चों, आप तीनों का तीनों ही लिखना, उसका आंसर लिखना। यहाँ पर वाक्य लिख करके ना फिर हमें आंसर लिखना होगा, तो आप वाक्य को लिख करके ही उत्तर लिखिए। अच्छा, नियम देख लीजिए। वर्तमान काल में सामान्य हो, अपूर्ण हो या पूर्ण हो, अगर है दिखा अंत में, चाहे ता के साथ में, चाहे रहा रही के साथ में, चाहे आ या ई के साथ में, तो समझ जाइए वो वर्तमान काल। भविष्य काल को भी पहचानना बहुत ही आसान है। गागेगी अंत में दिखा तो समझ जाइए वो भविष्य है। तो जहां पर है और गागेगी ना हो, वहां पर क्या होगा? भूतकाल होगा। अब यहाँ पर बच्चों एक सेंटेंस लिखा हुआ, उसी एक सेंटेंस का हमने अलग अलग कालों में परिवर्तन किया है। श्याम पत्र लिखता है, वाक्य आपके सामने है। ये वाक्य अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये कौन से काल का वाक्य है? ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ता है लगा है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। इसे हमें अलग अलग कालों में परिवर्तन करना है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? श्याम पत्र लिख रहा है,
पूर्ण वर्तमान काल में श्याम ने पत्र लिखा, क्योंकि कर्ता जब संज्ञा होगा तो आवश्यकता अनुसार वाक्य में ने जोड़ना या हटाना, तो यहाँ पर ने नहीं था इसलिए हमें यहाँ ने को जोड़ना पड़ा। सामान्य भूतकाल में श्याम ने पत्र लिखा। अपूर्ण भूतकाल में श्याम पत्र लिख रहा था। पूर्ण भूतकाल में श्याम ने पत्र लिखा था। और आखिरी का है सामान्य भविष्यकाल, श्याम पत्र लिखेगा। जहां जहां बदलाव हुआ है क्रिया में आपके सामने देखिए, उसको मैंने अलग कलर दे दिया है। यही बदलाव है और यही आपका काल है। इतना अगर आपने ध्यान में रखा, कोई भी अगर वाक्य आएगा ना तो आप उसको बराबर से अच्छे तरीके से परिवर्तित कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि शब्द का विच्छेद करके उसके भेद को लिखिए। अब यहाँ संधि शब्द है, संधि विच्छेद है, संधि भेद है। संविधान, सम प्लस विधान व्यंजन संधि। दुशासन, दुह प्लस शासन विसर्ग संधि। देवालय, देव प्लस आलय स्वर संधि। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ व्यंजन संधि। दुह दुष्चरित्र, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र विसर्ग संधि। सदा, सदैव, सदा प्लस एव सदैव स्वर संधि। बच्चों, आपके सामने देखिए, प्लस के पहले जो भी शब्द है उसका आखिरी अक्षर के नीचे क्या है? हलंत। जहां पर भी हलंत दिखे वो है आपका व्यंजन संधि। और प्लस के पहले ऐसा दो डॉट दिखे तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे आप विसर्ग संधि। और यहाँ देखिए, देव प्लस आलय, यहाँ पर कहीं विसर्ग या हलंत का साइन है क्या? नहीं। तो जहां पर हलंत का साइन या विसर्ग का साइन ना हो वो है आपका स्वर संधि। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया ढूंढकर लिखिए। दिनेश की माता जी आई हैं। पहली क्रिया मुख्य क्रिया, बाद वाली क्रिया सहायक क्रिया। आई आना मुख्य क्रिया, है होना सहायक क्रिया। तो हमें सहायक क्रिया ढूंढना है। आपके सामने लिखा हुआ उसका उत्तर है होना सहायक क्रिया। इसी रूप में आप भी लिखिएगा। समाज में नई खबर चल रही है। तो चल रही है, चल चलना मुख्य क्रिया, रही रहना सहायक क्रिया और है होना सहायक क्रिया। तो अगर हम नियम के हिसाब चलेंगे तो मुख्य क्रिया के बाद पहली जो सहायक क्रिया होगी उसी को हमें उत्तर के रूप में लिखना है। तो ये आपका उत्तर है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 के छठवें भाग में जाएं तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित क्रिया का या शब्दों का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए। अब बहुत सारे बच्चे ना इसी में गलती करते हैं, नहाना, नहलाना और नहलवाना। तो यहाँ भी कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, न नेहलाना, नेहलवाना गलत हो जाता है। न पर कहीं पर मात्रा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इस चीज को मैंने देखा है, बच्चों ने गलतियां की हैं, इसलिए जो कठिन चीजें होती हैं उसको बता देना जरूरी समझता हूँ। तो नहाना, नहलाना, नहलवाना। बिकना, बिकाना, बिकवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का 7th। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर पहचानना। अब यहाँ देखिए बच्चों, कुछ सेंटेंस दिया है, 4-5 सेंटेंस मैंने रखा है इसलिए। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। तो यहाँ पर एक वाक्य क्या हुआ? पाठ समाप्त हुआ और दूसरा वाक्य क्या हुआ? घंटी बज गई। जहां पर दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द आता है, समुच्चय बोधक अव्यय का और शब्द आता है, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य ही कहेंगे। तो ये आपका है संयुक्त वाक्य। अजीत अच्छा खेला किंतु हार गया। ये भी वाक्य दो अलग अलग वाक्य हैं और इन दोनों अलग वाक्यों को जोड़ने का काम किंतु शब्द कर रहा है। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। तो यहाँ पे यद्यपि और फिर भी, तो एक सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस क्या है? निर्भर है। जहां पर ऐसे वाक्य आए, एक सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस अगर निर्भर आए हो, तो ऐसे समय में हमें बिना समय गवाए हमें क्या लिखना होगा? मिश्र वाक्य। दादी ने ऐसी कहानी सुनाई कि अजय रोने लगा। तो यहां से देखिए, यहाँ पे हमेशा मुख्य वाक्य इनकम्प्लीट होता है। दादी ने ऐसी कहानी सुनाई, कैसी कहानी सुनाई? कि अजय रोने लगा। तो यहाँ पर एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है और यहाँ पे पहला जो की है वह क्या कर रहा है? योजक शब्द के रूप में आया हुआ, एक दूसरे को जोड़ने के लिए आया है। अंकित की कलम टूट कर गिर गई। तो यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है, ये
इस वाक्य में कंटिन्यूटी है, समझे क्या, एक फ्लो, एक धारा प्रवाह के साथ में ये वाक्य बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है, सरल वाक्य है। जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो, वहां पर सरल वाक्य ही होगा। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। जैसे एक वाक्य है बच्चों, उसी को हमने अलग अलग वाक्यों में परिवर्तन किया है। जैसे पहला वाक्य था विधानार्थक, बच्चे ने दूध पिया। निषेधार्थक क्या होगा, बच्चे ने दूध नहीं पिया। क्या बच्चे ने दूध पिया, ये है आपका प्रश्नार्थक, क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है आज्ञार्थक, बच्चे दूध पियो या बच्चे दूध पी लो, ऑर्डर हो जाएगा। अरे बच्चे ने दूध पी लिया, तो यहां पर आश्चर्य हो गया, अर्थात ये आपका विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। और आखिरी का होता है संदेह सूचक वाक्य, शायद बच्चे ने दूध पी लिया होगा। तो एक ही वाक्य से मैंने अलग अलग वाक्यों में परिवर्तित कर दिया है। तो ऐसे आप भी परिवर्तन कर सकते हो। अर्थ के आधार पर परिवर्तन करने के लिए आएगा और रचना के आधार पर पहचानने के लिए आएगा। इसलिए आपको ये सारी चीजें आनी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक वाक्य एक अंक के लिए आता है बच्चों, कलेजे पर पत्थर रखना, ये एक शब्द है, मुहावरे का एक मुहावरा है। और इसका हमने अर्थ क्या लिखा, दुख में भी धीरज रखना। और वाक्य क्या बनाएंगे, उस बेचारे की क्या कहते हो, उसने तो कलेजे पर पत्थर रख लिया। तो जो भी मुहावरा होगा, अगर वो वाक्य में आ रहा है, तो उस मुहावरे के शब्द को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब देखिए, अथवा करके ये भी लिखा जाता है, पूछा जाता है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। इज्जत उतारना, मुंह लटका कर बैठना, कांप उठना। अब देखिए इसमें वाक्य क्या दिया है, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए बुलाया बुलाया है। अब यहाँ देखिए, अपमानित करना का अर्थ क्या होगा, इज्जत उतारना। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा, क्या आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए बुलाया है। काम खत्म। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से ये चीजें आपके सामने लाई गई हैं। निम्नलिखित वाक्य में से कारक पहचान कर लिखिए। कारक के 8 भेद हैं, तो उन 8 भेदों को आपको समझना होगा। उसके जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति प्रत्यय है, उसको भी आपको आना जरूरी है। पक्षी डाल पर बैठा है, तो बैठना क्रिया और क्रिया का आधार क्या है, डाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, पर जो है आधार बता रहा है। तो यहाँ पे पर आया तो वाक्य क्या है, अधिकरण कारक। भाई बहन को मारता है, मारना क्रिया और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बहन पर। तो ये आपका को जो है कर्म कारक है। नेक्स्ट है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ देखिए, पहला जो वाक्य दिया है, एक ही वाक्य आता भी है एक अंक के लिए, मैंने इसलिए यहाँ पे एक ही लिखा है। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, विराम चिन्ह लगाना है। तो मैंने कराहते हुए पूछा, अब यहाँ पर क्या है, कॉमा लगा है, और फिर दूसरा जो सेंटेंस है, मैं कहाँ हूँ, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, इसलिए अंत में क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो ऐसे ही विराम चिन्हों का प्रयोग करके आप अंक हासिल कर सकते हो। तो आप भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अंतिम जो प्रश्न आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का 11वां, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 3 रहता है, तीनों लिखिएगा। लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ था, ये अशुद्ध वाक्य है, इसको हमें शुद्ध रूप लिखना है। लक्ष्मी की एक झुब्बेदार पूंछ थी। बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। अब ये अशुद्ध वाक्य है, फिर से इसको हम लिखेंगे, बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं। तिरछन को कोई लड़का बाला नहीं था। अशुद्ध वाक्य है, तिरछन को कोई लड़का बाला नहीं था, ये वाक्य है, तिरछन का कोई लड़का बाला नहीं था। तो ये पूरा ना क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी प्रश्न आते हैं, इसको मैंने इस वीडियो में कवर किया बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ना बिना स्किप किए देखिएगा। इससे आपका फायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा। आपको ना बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं होगी। और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।